डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट एनएम सेकेंड ईयर, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। और आई होप यहीं से एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो आज हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आपको लिखना है और ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन, जो कि संचार है। संचार फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इनको अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। तो संचार जो होता है वो व्यक्तियों अथवा व्यक्ति के समूहों के मध्य विचार, अनुभवों, राय, तथ्य और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। देखिए, संचार क्या होता है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। संचार का सीधा साधा मतलब यही होता है। संचार मतलब कम्युनिकेट करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी भावनाओं को पहुंचाना ही संचार कहलाता है। उद्देश्य एवं महत्व क्या होते हैं। उद्देश्य और महत्व इसके क्या होते हैं। संचार के उद्देश्य और महत्व की बात कर रहा है। तो स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, अच्छे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। देखिए, इसका उद्देश्य और महत्व यही होता है कि स्वास्थ्य संबंधी जो सूचनाएं हैं, संचार का सीधा साधा मतलब यही होता है। आप किसी के से बात करते हैं तो क्या कहते हैं, हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जो भी करते हैं उसके बाद क्या कहते हैं कि हाल चाल कैसा है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आपको लोगों की जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सबसे पहले सब लोग क्या करते हैं कि हाल चाल ही लेते हैं, तबीयत पानी ही पूछते हैं। तो उसके थ्रू आपको क्या मिलता है, वो भी एक संचार ही होता है। जो आप मोबाइल से बात करते हैं तो आपको अपने दूसरे व्यक्ति, आप जिससे बात कर रहे होते हैं, उसकी समस्याओं का पता चल जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं हैं, फिर आप भी उसको एडवाइस करते हैं। तो इसमें भी यही चीज़ें हैं कि व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। संचार का एक माध्यम ये भी होता है कि संचार जब आप किसी से करते हैं, किसी के पास डेली फ़ोन करते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो व्यक्तिगत संबंध होता है वो भी मजबूत होता है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाना। जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं वो ऐसे तो अगर जैसे कि संचार का माध्यम कोई ना रहता तो कैसे लोगों तक पहुंचता। जैसे कि आप लोग देखते हैं टीवी, तो आपको यहाँ बैठकर, यूपी में बैठकर आपको जम्मू कश्मीर की न्यूज़ मिल जाती है। तो वो भी तो एक संचार का माध्यम ही है ना, जिसके थ्रू आपको जानकारी मिल रही है। जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, जो सरकार द्वारा टीवी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, तो वो भी संचार के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, कहीं न्यूज़पेपर के थ्रू, तो कहीं मोबाइल के थ्रू, कहीं यूट्यूब के थ्रू, तो कहीं टीवी के थ्रू। तो इस तरीके से आपको जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके बारे में पता चलते हैं। तो वो भी एक उद्देश्य होता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाना। अफवाहों को दूर करना। जैसे कि क्या होता है कि अफवाहें, अगर संचार का माध्यम सही नहीं होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ बोल दिया तो वो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसको बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, फिर वो जाते जाते 10वें व्यक्ति से अगर आपको वो चीज़ें पता चलती हैं तो वो अफवाह का रूप ले लेती है। कोई उसमें कुछ बढ़ाया, कोई उसमें कुछ बढ़ाया। तो इस तरीके से संचार अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है और कहीं अफवाह फैल जाती है तो लोग झूठ का ही उसका बड़ंबर रचने लगते हैं। तो अगर आपके पास संचार का एक अच्छा माध्यम रहता है, जैसे कि आप वो रियल न्यूज़ देख लेते हैं कि नहीं, ये बात ये नहीं है, ये थी, तो क्या होता है कि अफवाहों को दूर करना, अफवाह से आप दूर रहते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाना। जितनी भी स्वास्थ्य शिक्षाएं होती हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए भी ये उद्देश्य इसका होता है, संचार का एक, कि जितनी भी स्वास्थ्य शिक्षाएं हैं लोगों को प्रभावित करें। अगर आप संचार अच्छी तरीके से हो रहा है तो जो स्वास्थ्य शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो अच्छे तरीके से लोगों को मिल जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट्स क्या क्या तत्व होते हैं कम्युनिकेशन के, मतलब संचार के कौन कौन से तत्व होते हैं उनकी बात कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है सेंडर, जो कि भेजने का काम करता है। सेंडर का क्या मतलब होता है, जो भेजता है। तो सूचना संदेश का सोर्स कहते हैं। सेंडर को क्या कहते हैं कि सूचना व जितने भी संदेश होते हैं उसका यह वही सोर्स होता है, सेंडर ही सोर्स होता है, क्योंकि वही सूचनाओं को भेज रहा है तो जायज़ सी बात है कि वही सोर्स होगा। वे शामिल है जो संदेश को दूसरे के लिए भेजते हैं। ये सेंडर आप देखते होंगे कि जब आप किसी को भी
मैसेज पोस्ट करते हैं तो आप पे लिखता है सेंडिंग का ऑप्शन। मतलब जब ऐसे नेटवर्क नहीं रहता तो देखिए लिखता है कि सेंडिंग, मतलब आप सेंड कर रहे हैं, मतलब आप सेंडर हो गए। मैसेज यह संचार की विषय वस्तु है। आपका जो मैसेज आता है आप देखते होंगे, आप अपनी रियल लाइफ से इसको जोड़ के अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें तैयार होंगी, और अगर रटने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगा और आप एग्जाम में भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं यही बता रही हूँ, आपकी जो रियल लाइफ से रिलेटेड है उसी से जोड़ के आप पढ़िए। तो जो मैसेज आता है आप देखते हैं कि आपके इनबॉक्स में, चाहे वो कंपनी का ही मैसेज क्यों ना हो, तो उसमें क्या लिखा रहता है कि आप इतने दिन का डाटा करिए, आप इतने दिन का वो करिए, आपकी जियो प्लान इतना है, ये है वो है, तो सब लिखा रहता है। तो मैसेज क्या होता है, विषय वस्तु होता है, किसके बारे में बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया कि आपके रिचार्ज के बारे में मैसेज आ गया है, तो वो किसकी विषय वस्तु है, रिचार्ज के बारे में वही विषय वस्तु है। और आप देखते हैं अपना इनबॉक्स खोलते हैं तो मैसेज उसमें आया रहता है, बात वही है। मीडिया चैनल भी कहते हैं या रेडियो टेलीविज़न भी कहते हैं। मीडिया मतलब होता है वह माध्यम जिसके थ्रू की चीज़ें बताई जाती हैं, सेंडर द्वारा भेजी जाती हैं मैसेज को। जैसे कि क्या होता है कि वो मोबाइल के थ्रू भी हो सकता है, तो मोबाइल क्या हो गया, एक मीडिया हो गया, माध्यम हो गया। वो पत्र के थ्रू भी मैसेज आ सकता है, तो पत्र क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। चैनल, यूट्यूब चैनल, जैसे कि कोई चैनल बनाया है उसके थ्रू आपको जानकारी दे रहा है, तो वो भी एक माध्यम हो गया। टेलीविज़न हो गया, जिससे आप टीवी वगैरह देखते हैं, तो वहाँ से आप जो न्यूज़ पाते हैं, तो वो भी एक माध्यम का हो गया। रिसीवर मतलब जो प्राप्त करता है। जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड है, उसने आपको मैसेज किया, तो वो क्या कहलाई, जो आपकी फ्रेंड है वो सेंडर कहलाएगी। जो मैसेज वो आपको लिखी है, जैसे कि वो लिखी है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया कर मेरे घर आ जाइए, तो वो क्या हो गया, वो मैसेज हो गया। फिर वो किस माध्यम से भेज रही है, मान लो वो मोबाइल से भेजी, तो वही चीज़ें हो गई मीडिया। मीडिया क्या हो गया, मोबाइल हो गया। अब रिसीवर कौन है, रिसीवर आपके पास वो मैसेज आया तो आप रिसीवर हो गए, मतलब आपने उस मैसेज को प्राप्त किया, तो वो आप रिसीवर हो गए। आपकी फ्रेंड जो थी वो सेंडर हुई और आप रिसीवर हो गए। नेक्स्ट क्या है कि डिकोडिंग। तो भेजे गए संदेशों को संकेत को समझा जाता है, भेजे गए संदेशों के संकेतों को समझा जाता है। तो डिकोडिंग का यही मतलब होता है कि जो भी संदेश भेजा गया है, मान लीजिए कोई सिंपल में लिखा है या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो उस संदेश को आप जो समझ रहे हैं तो वही हो गया डिकोडिंग। फीडबैक प्राप्तकर्ता द्वारा आंसर दिया जाता है। तो फीडबैक मतलब यही होता है, जैसे कि आपने मैसेज को रिसीव किया अपनी फ्रेंड का, उसने कहा कि आप आ जाइए, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो आपने क्या फीडबैक दिया, आप यही देंगे कि अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप देंगे नहीं मैं नहीं आ सकती, या फिर आप जा सकती हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं आ सकती हूँ। तो जो आपने यही मैसेज किया कि हाँ मैं आ सकती हूँ या फिर नहीं आ सकती हूँ, ये हो गया फीडबैक। बाधाएं क्या क्या होती हैं, तो भाषा बाधाएं, बहरापन, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, ब्लाइंडनेस और संगठनात्मक बाधाएं, व्यक्तिगत और भौगोलिक बाधाएं। अब इसका मतलब समझते हैं। तो मतलब जैसे क्या होता है कि जब कोई भी मैसेज करता है तो उसमें भी बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वो किसके थ्रू हो सकती हैं, जैसे कि भाषा बाधाएं। अगर जैसे कि कोई भी आपके पास मैसेज कर रहा है और आप उसकी भाषाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हो गई भाषा बाधाएं। तो आप उसकी मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसको फीडबैक कैसे देंगे, क्योंकि आप उसकी भाषा को ही नहीं समझ पा रहे हैं। बहरापन, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन दिया जा रहा है, कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि हेल्थ एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कि बहरे हैं, तो वो उस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये भी एक बाधा के अंतर्गत आता है कि उनको वो स्वास्थ्य की जो जानकारी है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो बहरे हैं, तो वो कहाँ से सुन पाएंगे। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जैसे कि अपनी अपनी बाधाएं होती हैं। बहुत लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, वो किसी भी चीज़ों को ध्यान नहीं देते या फिर ओवर स्मार्ट समझते हैं, तो ये आता है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। ब्लाइंडनेस, जैसे कि अंधापन। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए टेलीविज़न पे कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि लिख लिख के बताया जा रहा है, और वो जो कोई व्यक्ति अंधा है तो वो नहीं देख पा रहा है कि क्या चीज़ें ये लिखा जा रहा है, तो वो नहीं देख पाएगा, तो वो उस चीज़ से वंचित रह जाएगा। संगठनात्मक बाधाएं, मतलब संगठनात्मक नहीं रहती हैं कोई चीज़ें, तो भी ये बाधाएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्तिगत या भौगोलिक बाधाएं, व्यक्तिगत बाधाओं के अंतर्गत ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी कोई जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि जितनी भी एजुकेशन या फिर जितने भी संचार होते हैं उनको नहीं देख पाता है। भौगोलिक बाधाएं, जैसे कि हम इसके अंतर्गत ये एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि मान लीजिए आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा अच्छी तरीके से नहीं है, और आपको जितनी भी इंटरनेट
इंटरनेट की सुविधाएं हैं, वहाँ पे जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो उससे जानकारी आपको नहीं मिल रही है। तो ये हो गई भौगोलिक बाधाओं का एक एग्जाम्पल। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो लेप्रोसी क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लेप्रोसी के बारे में विस्तार से समझाइए। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है कि ये नहीं करना है कि जैसे कि आया है कि लेप्रोसी क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये किस तरीके से लोगों को, मतलब जो भी क्वेश्चन आता है खूब लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहता है ना, तो पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, बस आपको यही हेडिंग डालना है कि लेप्रोसी। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए जो लेप्रोसी होता है इसे हैंसन या सामाजिक रोग भी कहते हैं। तो लेप्रोसी को अगर दूसरे अनदर नेम की बात करें कि इसको दूसरे नाम से हम हैंसन या सामाजिक रोग के नाम से भी जानते हैं। संक्रमित व्यक्ति की त्वचा पर सफ़ेद दाग बन जाते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होता है। देखिए जो इसमें लेप्रोसी होता है इसको वाइट स्पॉट भी कहते हैं, या फिर हम हिंदी में बात करें तो इसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं लेप्रोसी को। तो ये कुष्ठ रोग होता है और इसमें क्या होता है कि वाइट कलर के स्किन पे स्पॉट पड़ जाते हैं, मतलब धब्बे पड़ जाते हैं। और इसकी बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ऑर्गेनिज्म की वजह से एक बैक्टीरिया होता है जिसका माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी होता है, उसी की वजह से ये रोग होता है किसी भी व्यक्ति में। व्यक्ति मानसिक रूप से वीक हो जाता है, क्योंकि क्या होता है देखिए कि जिसको भी, अगर किसी को भी वाइट स्पॉट हो जाती है, स्किन जिसकी वाइट हो जाती है, तो हमारा समाज क्या होता है कि उसको बहुत हे दृष्टि से देखता है। वो ये नहीं समझता है कि ये रोग है, बल्कि उसके अंतर्गत ये भावनाएं आती हैं कि ये इसने ज़रूर कोई दुष्कर्म किए हैं जिसकी वजह से इसको वाइट स्पॉट हुए हैं। तो हमारा समाज इस निगाह से देखता है और उस व्यक्ति को बहुत ही हे दृष्टि से देखता है। इस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति की जो मानसिक रूप से वीक हो जाता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि भगवान ने मुझे ऐसा रोग क्यों दे दिया, और वो अपने रोग से लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है। तो इस वजह से भी मानसिक वीकनेस आ जाती है। मैनेजमेंट क्या इसमें करना चाहिए, तो मैनेजमेंट यही है कि MTP जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लगते हैं। ये सब सेंटर या CSC या PSC पे आप जाकर ले सकते हैं। MTP का जो पूरा कोर्स होता है जिसको मेडिकल टर्मिनेशन प्रोग्राम कहते हैं, तो इसके थ्रू आपको दवाइयाँ दी जाती हैं और एक टाइमिंग होता है, उसी टाइमिंग में आपको एक कोर्स दिया जाता है, उस कोर्स को कंप्लीट करना होता है और उसी कोर्स के थ्रू आपकी ये जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, मतलब वो जो व्यक्ति है और उसके परिवार को या समुदाय में जाकर स्वास्थ्य शिक्षा देना है कि यह एक रोग है, इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी भावनाएं मत पालिए कि उसको हे दृष्टि से देखें या फिर उससे सब कुछ छोड़ दें नाता रिश्ता। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लेप्रोसी भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक ऐसा होता है जो कि कॉन्टैक्ट से फैलता है, लेकिन जो दूसरा होता है वो कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है। तो उसको चेक करना है कि कौन से किस प्रकार के लेप्रोसी हुआ है। अगर ऐसा लेप्रोसी हुआ है जो कि कॉन्टैक्ट से नहीं फैल रहा है, तो उसमें क्या करना है कि बताना है लोगों को कि हाँ, आप इनसे नाता रिश्ता मत तोड़िए, आप इनके साथ रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि उनको हुआ है तो आपको भी हो जाएगा। छुआछूत की बीमारी ये नहीं है। सामाजिक सहारा और आश्रय देना, तो सामाजिक में जब आप समाज को एजुकेट करेंगे तभी समाज क्या करेगा कि उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करेगा और आश्रय देगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है कि तो डेप्सोन और रिम्फासिन। डेप्सोन एक मेडिसिन होता है, इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है डेप्सोन। तो ये हमेशा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि लेप्रोसी के इलाज के लिए कौन सी दवा दी जाती है, तो डेप्सोन दिया जाता है और रिम्फासिन भी दिया जाता है, जो कि 2 वीक तक दिया जाता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की इसमें भूमिका क्या होती है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, तो रोगियों की पहचान करनी चाहिए। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं सबसे पहले उनका काम यही होता है कि वो रोगियों की पहचान करें कि किस व्यक्ति को ये बीमारी हुई है। MDT उपचार उपलब्ध कराना, जो MDT का उपचार है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रोग्राम का जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, उनको उपलब्ध करवाना है और आवश्यक जाँच या PSC और CSC पर भेजना है। जितनी आवश्यक जाँचें होती हैं, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चेकअप होता है वो स्किन टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि हाँ, इसमें माइकोबैक्टीरियम है, लेप्रोसी है कि नहीं। तो वही स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होंगी, जब हर रोज़ वो जाएंगी गृह भ्रमण करने, होम विजिट करने, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति को ये बीमारियां पनप रही हैं, क्योंकि वो लोगों से डेली एजुकेट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, तो इस वजह से उनको पता चल जाता है, तो वो CSC या PSC पर व्यक्ति को भेज सकती हैं। इसमें क्या होता है कि कौन सी
सिम्टम्स होते हैं इसकी बात करते हैं तो सुन्नता या वीकनेस आ जाना, जहाँ पे भी ये स्किन जो होता है जहाँ पे वाइट स्पॉट हो जाता है वो स्किन झड़ने लगती है, सुन्नता आ जाती है। 2 टाइप्स का मैंने बताया। तो जो लेप्रोसी जो फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो लेप्रोसी जो होता है उसमें सुन्नता आ जाती है और कुछ टाइम बाद वो स्किन झड़ने लगती है। लेकिन जो नहीं फैलता है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। तो वीकनेस आ जाता है, मतलब वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी आ जाना, और रेड कलर के या फिर वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं। स्पर्श कम फील होना, अगर आप उस स्किन मतलब जहाँ पे वाइट हुआ है अगर आप वहाँ पे टच करते हैं तो फील कम होता है। और चुंबन या तापमान संवेदन ना होना, मतलब किसी भी प्रकार का आप चुंबन करेंगे वहाँ पे इंजेक्शन अगर लगाएंगे या फिर तापमान अगर गर्म चीज़ें भी उस स्किन पे गिराएंगे तो वो उस व्यक्ति को महसूस नहीं होती है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। और वेट लॉस हो जाता है, फफूंदा रोग, उड़ना या लालपन हो जाता है, जो रोग होता है वहाँ पे रेडनेस भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। रेफरल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफरल क्या होता है। रेफरल प्रणाली के बारे में बताना है। तो देखिए वह प्रणाली जिसमें रोगी को कम सुविधाओं वाले हॉस्पिटल से ज़्यादा सुविधाओं वाले हेल्थ सेंटर पे भेजा जाता है उसे ही रेफरल कहते हैं। रेफरल आप देखते होंगे कि आप किसी भी पेशेंट को आपके घर में या फिर आसपास देखते होंगे कि सुनाई देता है कि उनको वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। तो रेफ़र क्यों किया जाता है? ऐसी बात नहीं है कि हाँ वो आप लोग क्या सोचते हैं, बहुत व्यक्ति सोचते हैं रेफ़र कर दिया गया है अब तो मृत्यु निश्चित है उसकी। तो जिस हॉस्पिटल में किसी को ले जाया जाता है तो हो सकता है कि उस हॉस्पिटल में वो सुविधाएँ ना हो जिसकी उस मरीज़ को नीड है। तो वो क्या करते हैं कि और अपने से ऊंचे वाले हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को भेजते हैं, उस मरीज को भेजते हैं जहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से कंडीशन अवेलेबल है जो कि उस पेशेंट के लायक है। तो यही बात होती है, रेफरल का यही मतलब होता है कि वह प्रणाली जिसमें रोगी को कम सुविधा वाले स्थान से ज़्यादा सुविधा वाले स्थान पर भेजा जाता है उसी को रेफरल प्रणाली कहते हैं। तो इसके महत्व की बात करें कि महत्व क्या क्या होता है। रोगी को शीघ्र निदान में सहायता होती है। देखिए जब जहाँ पे कम सुविधाएं होंगी वहाँ जायज़ सी बात है कि वहाँ सुविधाएं कम मिलेंगी तो वहाँ रोगी को क्या होगा कि जल्दी रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं होंगी, हर प्रकार की जिसको मरीज़ को नीड है वो ऐसी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो उसको जल्द से जल्द आराम हो जाएगा। विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करना, मतलब विशेष प्रकार की सेवाओं को भी प्रदान करना है, इस वजह से रेफरल किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन को बढ़ने से रोकना, कॉम्प्लिकेशन जो हुआ है, क्रिटिकल कंडीशन इससे ज़्यादा ना हो उसको बढ़ने से रोकने के लिए रेफ़र किया जाता है। एएनएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब एएनएम की भूमिका क्या होती है, उसका दायित्व तो क्या होता है रेफरल प्रणाली में। तो पूरे स्टाफ को रेफरल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हाँ, जितने भी वहाँ पे स्टाफ होते हैं उन सबको रेफरल के बारे में, प्रणाली के बारे में पता होना चाहिए कि रेफरल क्यों किया जाता है, कि इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग होना चाहिए। आपका जो भी उत्तरदायित्व है उसके प्रति उसमें सजग रहना चाहिए। जैसे कि अगर हाँ आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है फिर आपको रेफ़र नहीं करना है। अगर आपके पास सब चीज़ें जितनी पेशेंट को नीड है उतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो आपको तुरंत रेफ़र करना है, आपका ये दायित्व तो होता है। यदि संभव हो तो नर्स को रेफरल तक साथ जाना चाहिए। यदि संभव है, अगर वहाँ पे और जैसे और सारे स्टाफ भी अवेलेबल हैं और आपके पास टाइम है कि आप जा सकती हैं तो रेफरल प्रणाली तक क्या करना चाहिए कि नर्स को जाना चाहिए, जिससे कि अगर रास्ते में कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आए तो आप उसको संभाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरसीएच, जिसको रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कहते हैं, तो इसके बारे में पूरा कंप्लीट आया था कि आरसीएच क्या होता है, कि इसके क्या क्या महत्व होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आया था तो उनको जान लेते हैं। तो आरसीएच जो होता है ये प्रोग्राम के घटक है। अनचाही गर्भावस्था की रोकथाम और प्रबंधन, माता की देखभाल प्रसव पूर्व या प्रसव समय। तो रिप्रोडक्टिव जो चाइल्ड होता है इसके घटक यही होते हैं कि अनचाही गर्भावस्था की रोकथाम करना और प्रबंधन करना। जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि और चाइल्ड नहीं चाहते हैं, बट उनके रिलेशन में आने के थ्रू क्या होता है कि चाइल्ड हो जाता है। तो वो आरसीएच का मेन मकसद यही होता है कि अनवांटेड बेबी से छुटकारा पाना। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रजनन स्वास्थ्य घटक,
जिसमें सुरक्षित गर्भपात को सुनिश्चित किया जाता है कि इसकी घटक यही है कि सुनिश्चित एबॉर्शन हो सके। अगर बेबी आ गया है तो फिर उसका अच्छे तरीके से एबॉर्शन सुरक्षित तरीके से हो सके, जिससे माँ को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। प्रसव संबंधी इसमें सेवाएं भी रखी गई हैं। और सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना मतलब यही है कि माता की मृत्यु ना हो और उसे किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, यही सुरक्षित मातृत्व के अंतर्गत आता है। बांझपन प्रबंधन ऐसा नहीं है कि आप एबॉर्शन हो गया तो उसका किसी भी प्रकार का ऑर्गन ऐसा निकाल ले जिसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन की शिकार हो जाए, तो उन सबको भी सुनिश्चित करना है। ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत आता है। बालक जीवितता घटक क्या होता है कि नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल करना है इसमें, और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना है। पल्स पोलियो प्रोग्राम जो भी चल रहे हैं उसके बारे में भी एजुकेट करना है। शीत श्रृंखला प्रणाली, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो वह अवस्था जिसमें लोग शिशु जन्म को योजना अनुसार करने की योग्यता रखती हैं। स्त्रियां जो होती हैं गर्भधारण कर सुरक्षित शिशु को जन्म देती हैं। गर्भ सफलता को मात्र शिशु सफलता को माना जाता है, RCH कहलाता है। देखिए, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो वह अवस्था होती है जिसमें लोग शिशु जन्म को योजना के अनुसार करने की योग्यता रखते हैं कि ऐसे व्यक्ति देखिए वही कर पाएगा ये शिशु जन्म को योजना के अनुसार जो पढ़ा लिखा होगा। इसलिए हमारे समाज में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ नौकरी के लिए। आप ये मत सोचिए कि हाँ मुझे बस नौकरी ही लेना है, जो लोग पढ़ रहे हैं सबको नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं कि वो शिक्षित हो जाते हैं जिससे अपनी भविष्य को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। तो पढ़ना जो बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षा का मेन महत्व यह होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से संभाल सकें। तो वह अवस्था इसमें ये भी आता है कि शिशु जन्म भी आता है। अगर दोनों लोग पढ़े लिखे रहते हैं तो अच्छे तरीके से वो योजना के तरीके से अपने शिशु को जन्म देते हैं। स्त्रियां गर्भधारण कर सुरक्षित शिशु को जन्म देती हैं। देखिए, अगर आप योजना के तरीके से योजनाबद्ध तरीके से बेबी प्लान नहीं करते हैं तो बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, जिसमें कि माता की भी मृत्यु और बच्चे की भी मृत्यु कब हो जाए कोई पता नहीं रहता है। गर्भ सफलता को मात्र शिशु सफलता माना जाता है और इसे ही रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कहलाता है। नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम भी आया था कि नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, तो इन सबको हम देखेंगे कल की वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी डाउट्स हैं आपकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।